नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करते हैं जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की। देखिए, सबसे पहले आप मेरी 1-2 मिनट बात सुनिए। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जो आप सुनेंगे तो आपको शायद ये जीके जीएस में बहुत हेल्प करेगी। सबसे पहले जो ये प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट जिस प्रकार का है, ये ऐसा नहीं है कि किसी और द्वारा जैसे कराया जाता है कि आपको 20 क्वेश्चन लाए और 20 क्वेश्चन के 4-4 ऑप्शन लाए और उसमें टिक कर दिया कि इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, करा दिया। ये प्रैक्टिस सेट ऐसा नहीं है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जीके जीएस हर पेपर में आती है और कॉमन पूछी जाती है। वही सब्जेक्ट जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स तो इसमें नहीं रहेगी, बाकी ये 6 के 6 सब्जेक्ट इसमें टोटल रहेंगे। चाहे आप आने वाले एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, या यूपी कांस्टेबल पीएसी, या यूपी कांस्टेबल की जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए, या रेलवे के लिए कोई एग्जाम है उसके लिए, तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा प्रैक्टिस सेट। इसकी कुछ विशेषता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें लिखा मैंने याद कराने की गारंटी मेरी है, तो भाई ये याद कराने की गारंटी मेरी है, लेकिन आप सिर्फ मेरे हिसाब से चलना तो आपको गारंटी से याद होने वाला है, ध्यान रखना। अब देखिए, मैं आपको कुछ एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं। इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे कि मान लो जो प्रश्न है वो मैं आपको किस तरीके से कराऊंगा। लगभग मैं आपको डेली 50 से लेके 60 के बीच में प्रश्न कराया करूंगा। कितने? 50 से लेके 60 के बीच में। जिस तरीके से प्रश्न मैं याद रखूं, उसी तरीके से आपको प्रश्न याद रखने हैं। जिस प्रकार से मैं जैसे मैं नोट करूं, सॉरी, तो उसी प्रकार से आपको नोट करने हैं प्रश्न। ठीक है, देखिए कैसे नोट करने हैं आपको। बाल लिनियर फॉर्मेट में नोट करने हैं आपको। और देखिए एक बात बताइए, मान लो मैंने आपको 50 प्रश्न कराए एक क्लास में। लगभग एक महीने में 30 दिन होते तो लगभग कितने क्वेश्चन हुए? 1500 क्वेश्चन हुए। एक बात बताओ, यदि मैंने यही 6 महीने आपको प्रश्न करा दिए, भाई कोई भी चीज़ याद करने के लिए कंटिन्यू पढ़नी पड़ती है। ऐसा नहीं आप सोचो कि ये जीके जीएस है और आप थोड़ी बहुत पढ़ जाओ तो आपको वैसे याद नहीं होगी। 15 छिक्का 90, लगभग 9000 प्रश्न आपके पास 6 महीने में हो जाएंगे। ऐसी कॉपी बन जाएगी मिक्स की कि जिसमें आप जो करने लायक जीके आती ना हर एग्जाम में, वो आप कर जाओगे भाई, ध्यान रखना। बाकी के जो करने लायक प्रश्न नहीं आता वो कोई नहीं कर पाता। आप सभी ने यूपी कांस्टेबल में देख लिया होगा, सब लोग अपनी ताल ठोक कर कह रहे थे कि इतना कर दोगे, इतना कर दोगे, इतना कुछ नहीं कर पाया ना। सब लोग वही 15-15, 16-16 प्रश्न कर पाए। और यदि आपको यकीन ना हो तो मैंने भी 13-14 क्लासें ली थी अपने चैनल पर, सिर्फ 10-12 दिन पहले। आप जाके देख लेना, और उसी की एक मैराथन ली थी। जो सब लोगों ने 6-6 महीने पढ़ाया, वही मैंने 14-15 दिन में थोड़ी लंबी लंबी क्लासें जरूर ली और मैंने उसमें पढ़ाया। वही 15-16 प्रश्न जो हर कोई कर पाया, वही जो मेरे द्वारा पढ़ाए लड़के हैं वो कर पाए। जरूर सब्सक्राइबर कम है, ये बात अलग है, लेकिन आप 10 लोग पढ़ोगे मैं 10 को पढ़ाऊंगा, 15 लोग पढ़ोगे 15 को पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना इस बात का। तो बस यही मेरा कंटेंट है। जिस तरीके से मैं कहूँ उसी तरीके से आप 1 लीनियर फॉर्मेट में नोट करना और डेली दिन पढ़ना। ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं रखूंगा, सिर्फ आप मुझे 30 मिनट दो अपने। और इनकी तुलना में जहां आप 5-5 घंटे जीके पढ़ोगे, उससे बेहतर आप 5 घंटे वहां 6 महीने पढ़ते रहना और 30 मिनट सिर्फ मेरे पास पढ़ते रहना। तो आप दिन ये कहोगे कि हाँ भैया, आपने 30 मिनट में काफी कुछ दिखा दिया हमको, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसी कॉपी बनेगी भाई आपके पास कि 6 महीने के अंदर आप एक कॉपी ले लेना, मोटी सी कोई बढ़िया, उसमें नोट करते चलना। इंपॉर्टेंट वो चुनिंदा कंटेंट, जैसे कि अपन दही रहता, दही उसमें से मट्ठा अलग कर देते और घी अलग कर लेते, इस प्रकार का ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो याद कराने की गारंटी मेरी है, जी मैं बार बार कहूँगा। देखिए ये अपना कंटेंट है, इसी तरीके से आपको नोट करना है। पहला प्रश्न है कि धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। जो सिंधु घाटी सभ्यता का धौलावीरा नगर था वो कितने भागों में विभाजित था? तो वो 3 भागों में विभाजित था, ध्यान रखना। कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। पूछे कि जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से मिलते हैं। कालीबंगा एक सिंधु घाटी सभ्यता का शहर है जो कि राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता? राजस्थान में पड़ता है। मैं आपको टोटल 50 प्रश्न कराऊंगा और 50 में कुछ मैं आपको एडिशनल जानकारी दूंगा, तो लगा वो आपके 60-70 प्रश्न हो जाएंगे। लेकिन आप पूरे प्रश्न नोट करो तो मैं गारंटी से लेता भाई कि आप और इनकी तुलना में जी के आपको याद हो जाएगी और बेहतर करके आओगे। बाकी का जो उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, वो आप कितना भी पढ़ लेना, वो आप नहीं कर पाओगे। यही जी के जीएस का पढ़ने का तरीका है। सबसे अच्छा मन के बनाने का कारखाना चंद हूदड़ों से मिला। कहाँ से मिला? मन के बनाने का कारखाना
चंद हूथड़ों से मिला। अब आपसे कोई कुछ भी कहे कि भाई सब्सक्राइबर कम है, आप किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, पेज पर पढ़ा रहे हैं, तो आपको इस बात से कोई मतलब नहीं रखना। आपको कंटेंट समझ में आना चाहिए भाई। सिलेक्शन आपका होगा, ना कि जिसके सब्सक्राइबर ज़्यादा है उसका होगा। उनको कुछ नहीं है, उनके सिर्फ व्यूज आते, समझ रहे, ध्यान रखना। अपने पास जितना साधन है मैं आपको उतना ईमानदारी से कंटेंट दे रहा भाई, हकीकत कह रहा मैं आपको। आगे पूछे, सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। डायरेक्ट पेपर में ऐसे ही पूछा जाता, आपको ऐसे नोट कर लेना कि धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। आपसे पेपर में सीधा लिख के देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का भाई कौन सा नगर था जो 3 भागों में विभाजित है, तो धौलावीरा। डायरेक्ट आंसर लगते हैं भाई ऐसे ही। आगे पूछे, तांबा और टिन से क्या बनता है? तांबा और टिन से मिलकर कांसा बनता है। ध्यान रखना, तांबा और टिन से मिलकर क्या बनता? तो कांसा बनता है। आगे बात करें, तांबा और जिंक से मिलकर क्या बनता? तो तांबा और जिंक से मिलकर पीतल बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। ध्यान रखना, मूल का अर्थ होता है पुराना। मूल का अर्थ क्या होता है? पुराना, मतलब पुराने संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। वर्तमान में बात करूं तो वर्तमान संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मैं आपको बात करूं कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए? रूस से लिए गए। कहाँ से लिए गए? रूस से लिए गए। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। आगे पूछे 11वां कब जोड़ा गया? तो ध्यान रखना, 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पूछे एक कहाँ गया? तो ध्यान रखना, आर्टिकल 31 से हटाकर आर्टिकल 300 के काम में जोड़ दिया गया संपत्ति के अधिकार को। जो संपत्ति का अधिकार आपका पहले मौलिक अधिकार था, अब वो वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं रहा। ध्यान रखना, उसको 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। ठीक है, कहाँ जोड़ दिया? तो 300 के काम में जोड़ दिया। क्लास आपको बेहतरीन लगेगी, गारंटी लेता भाई मैं। चलिए आगे बात करें, 86वां संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, अभी मैंने आपको बताया था। पूछे, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है और यही आप याद करके नहीं जाते, इन्हीं में आपको कंफ्यूजन रहती। फिर आप पेपर में करते जे हो जाएगा कि जे हो जाएगा, ए बी सी ए बी ऐसे करते रहते, तो बस वो गलत भर जाता। इसी को आप सफिशिएंट कर लो, इसी को अच्छे से पढ़ लो, बस आपको कुछ और नहीं पढ़ना। फिर जीके उतनी पढ़ो जितनी करने लायक आती, बाकी की मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करो। ये पूरी बनाने लायक आती तो इनको ढंग से पढ़ो। इसके बाद जीके उतनी पढ़ो जो करने लायक आए, बस ये पेपर निकालने का तरीका है। और ठीक है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजिनी नायडू है। ध्यान रखना, कॉमन व्हील पत्रिका किसकी है? तो कॉमन व्हील पत्रिका एनी बेसेंट की है। किसकी? कॉमन व्हील पत्रिका एनी बेसेंट की है। घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? सुरकोटडा से मिलते हैं। घोड़े की अस्थियों के अवशेष सुरकोटडा से मिलते हैं। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहते हैं। मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को कहते हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। पूछे, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखना, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है जो कि पाकिस्तान में पड़ता। आगे बात करें, आगे पूछ ले, गाय को वेदों में अगन्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अगन्या। और अगन्या का अर्थ होता है ना मारा जाने वाला पशु, ना मारे जाने वाला पशु। ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई। ध्यान रखना। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। WTO की स्थापना, विश्व व्यापार संगठन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। आगे बात करें यूएनओ की स्थापना, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। आगे बात करें आरबीआई, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, पूछे आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। और गवर्नर कौन थे उस समय? तो सीडी देशमुख उस समय गवर्नर थे। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे? तो वो सीडी देशमुख थे। ध्यान रखना। आगे बात करें भाई, आगे पूछे
भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो लिन लिथगो था। कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय लिन लिथगो था, ध्यान रखना। 1857 की क्रांति के समय वायसराय कैनिंग था। कौन था? 1857 की क्रांति के समय वायसराय कैनिंग था। आप ऐसे ही खुद सोचिए, ऐसे वन लीनियर फॉर्मेट में याद कर लोगे तो 50 पॉइंट आपको याद करने हैं भाई, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कम से कम 10 से 15 मिनट में आपको पूरे पॉइंट रट जाएंगे। और 6 महीने के अंदर यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो 5-6 महीने आप ढंग से पढ़ लो तो 6 महीने के अंदर आपको 9000% याद हो जाएंगे। और लोग ये कहेंगे कि भाई ये कॉपी मुझे दे दो, तो आपके पढ़ने वाले लड़के होंगे ना, जो सहपाठी होंगे, वो कहेंगे ये कॉपी मुझे दे दो। भाई कहाँ से मिला इतना अच्छा कंटेंट, ध्यान रखना। आगे बात करूं, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो कर्जन था। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 में हुआ। आगे बात करें, कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो डफरिन था। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में हुई। और किसने करी? तो ए.ओ. हुम ने करी। किसने की? ए.ओ. हुम ने की। और ए.ओ. हुम को हर्मिट ऑफ शिमला या फिर शिमला का संत कहते थे। क्या कहते थे? हर्मिट ऑफ शिमला या फिर शिमला का संत कहते थे। और स्कॉटलैंड का निवासी था ए.ओ. हुम। वायसराय पूछे तो डफरिन था, ध्यान रखना। और स्थापना करी किसने है? तो ए.ओ. हुम ने करी। मेरी भाई एक यही क्वालिटी है कि मैं कुछ भी पढ़ाता हूँ बिल्कुल क्लियर करके पढ़ाता हूँ। आप कोई सी भी मेरी पुरानी वीडियो देख लेना। रॉलेट एक्ट कब आया? तो 1919 में आया, जिसे काला कानून भी कहा जाता। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब आया? तो 1919 में आया। रॉलेट एक्ट 1919 में आया और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में आया। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया? तो 1909 में आया। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया? तो 1909 में आया। चंपारण सत्याग्रह कब आया? तो 1917 में, ध्यान रखना। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो 1917 में हुआ। पूछे महात्मा गांधी जी का पहला भारतीय सत्याग्रह, तो वो चंपारण है। पूछे महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह, तो वो फिनिक्स फॉर्म है, जो कि उन्होंने पहला साउथ अफ्रीका में किया था। लेकिन पहला भारतीय कौन सा है? तो चंपारण है। आगे बात करूं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? तो ध्यान रखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब का है? तो 1930 में है। असहयोग आंदोलन पूछे, असहयोग आंदोलन 1920 का है। असहयोग आंदोलन कब का है? 1920 का है। भारत छोड़ो आंदोलन अभी मैंने आपको बताया 1942 में हुआ। और वायसराय कौन था? तो लिन लिथगो था। जो पहली क्लास है, मैं आपको ऐसा कंटिन्यू रिवीजन कराता रहूंगा, ध्यान रखना। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। आगे बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित थी, ध्यान रखना। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 की बात करें तो आर्टिकल 44 में समान सिविल संहिता, क्या है? समान सिविल संहिता, ध्यान रखना। पूछे सबसे पहले समान सिविल संहिता किस राज्य में लागू थी? तो ध्यान रखना, सबसे पहले कौन से राज्य में? तो गोवा में लागू थी। सबसे पहले किस राज्य में लागू थी भाई? तो गोवा में लागू थी। वर्तमान में अभी किस राज्य ने लागू करी? दूसरे नंबर पे कौन लागू करने वाला बना? तो वो बना उत्तराखंड। सबसे पहले गोवा ने लागू करी और दूसरे नंबर पर उत्तराखंड ने लागू कर दी, ध्यान रखना। आगे बात करें, डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि कहाँ से लिए गए? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए, ध्यान रखना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए। रक्त समूह की खोज किसने करी? तो लैंड स्टीनर ने करी थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने करी? तो लैंड स्टीनर ने करी थी। ध्यान रखना भाई, मैं आपको ऐसा कंटेंट डेली दिया करूंगा और वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, 20 से 25 मिनट के अंदर की वीडियो रहेगी और 50% आपके नोट हो जाएंगे। सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि आप कहीं से नहीं पढ़ो, सिर्फ आप मुझे 30 मिनट दो भाई, अपने 24 घंटे के 30 मिनट सिर्फ आप मुझे दो। जीके आप देखना, जहां आपने 6-6 घंटे दिए होंगे उनकी तुलना में मैं आपको कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा, ठीक है। पीएच पैमाने की खोज किसने करी? तो सर सोरेनसन ने करी। और मैं आपको मिक्स कंटेंट दूंगा, हर सब्जेक्ट का मिक्स कंटेंट, ऐसा नहीं कि मैं आपको एक एक, हाँ मिक्स कंटेंट दूंगा बस मैं। आगे बात करें, पीएच पैमाने की खोज सर सोरेनसन ने करी। अनुवांशिकता की खोज किसने करी? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने करी। अनुवांशिकता की खोज किसने करी? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने करी। नेक्स्ट पॉइंट पूछे, रक्त का पीएच मान कितना होता? तो रक्त का पीएच मान पूछे तो 7.4 होता। रक्त का पीएच मान कितना होता? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता। नींबू का पीएच मान कितना होता? तो 2.4 होता। कहते नहीं है कि नींबू के 2 के 4 कर दो, मतलब पहले नींबू रहता है उसके 1 के 2 कर दिए जाते, फिर 2 के 4 कर दिए जाते।
तो नींबू का पीएच मान 2 के 4 मतलब 2.4। ध्यान रखना। तुमसे पूछे पानी का पीएच मान कितना होता, तो 7 होता। कितना होता पानी का पीएच मान, तो 7 होता। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया। ध्यान रखना। पूछे भारत का आदर्श वाक्य कौन सा है, तो भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। और पूछे सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, मुंडको उपनिषद से लिया गया। रक्त परिसंचरण की खोज किसने करी, विलियम हार्वे ने करी। रक्त परिसंचरण की खोज किसने करी, विलियम हार्वे ने करी। ध्यान रखना। ये भाई आपको लग रहा होगा ये सरल है, लेकिन अभी जब धीरे धीरे जो ज़्यादा कंटेंट हो जाता ना, तो इसी में आपको कन्फ्यूजन पैदा हो जाती। जब इसी में कन्फ्यूजन पैदा हो जाती तो यही आप पेपर में गलत कराते, और जो कि आपको यही सही करना था बस। इसलिए जीके से उतनी पढ़नी है अपन को तो पेपर में करने लायक आती है। इसके बाद उल्टा सीधा नहीं पढ़ना, ना वो कोई पढ़ता है, और जो पढ़ाता भी है तो ध्यान रखना बच्चे उसको याद नहीं कर पाते। ठीक है, आगे बात करें। 4 आश्रमों का उल्लेख कहाँ पर मिलता, तो जवालो उपनिषद में मिलता। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल कंटेंट दूं, नहीं, कुछ क्वेश्चन जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है बस मैं आपको वो पढ़ाऊंगा। ये अच्छा प्रश्न था कि 4 आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता, तो जवालो उपनिषद में मिलता है। आगे पूछे मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं, तो अगन्याशय को कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं, अगन्याशय को कहते हैं। ध्यान रखना, मिश्रित ग्रंथि अगन्याशय को कहते हैं। आगे बात करें। इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। पूछ लो कौन से हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड है। नेक्स्ट, झेलम नदी का पुराना नाम पूछे तो बेतिस्ता है। झेलम का पुराना नाम बेतिस्ता है। रावी नदी का पुराना नाम पूछे तो पुरसनी है। रावी नदी का पुराना नाम पूछे तो पुरसनी है। अभी पेपर में पूछा गया था इन्हीं में से, ध्यान रखना। झेलम नदी का पुराना नाम बेतिस्ता, रावी नदी का पुराना नाम पुरसनी। और यहीं पर आप 2 पॉइंट और नोट कर लेना। पूछे सतलुज का पुराना नाम, तो सतुद्री है। सतलुज का पुराना नाम क्या है, सतुद्री है। और ब्यास नदी का पुराना नाम पूछे तो बिपाशा है। ब्यास नदी का पुराना नाम बिपाशा है, और सतलुज नदी का पुराना नाम सतुद्री है। और झेलम नदी का पुराना नाम आपको बता दिया बेतिस्ता है, और रावी नदी का पुराना नाम पुरसनी है। ध्यान रखना, ये भी आप याद रखना, जब यूपी क्वेश्चन में पूछा गया था। तो मेरा काम है सिर्फ ऐसा ही कंटेंट देना बस। बाकी के आप सुनिए, मैंने आपको लगभग 50-55 प्रश्न आपको करा दिए। आप खुद देख लेना, जब आप नोट करोगे तो बाद में आप देख लेना कि मैंने आपको कितने प्रश्न करा दिए। बस आपका काम इतना है कि जे आपके पूरे प्रश्न आपकी कॉपी में नोट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, आज के प्रश्न नोट होने चाहिए। और ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, 15-20 मिनट की क्लास रही, इससे बड़ी आपकी क्लास नहीं दिखेगी आपको। सिर्फ आप मुझे इतना ही समय दो, नोट कर लो, और इन्हें आप एक बार और अपनी मर्जी से पढ़ लेना बस। ये आपको याद हो जाएंगे, और ऐसी कॉपी बनेगी भाई, मैं विश्वास करके कहता कि आप इतनी खतरनाक जी के याद कर लोगे कि आपके दिमाग में कभी कन्फ्यूजन पैदा नहीं होगी, कभी भी कन्फ्यूजन पैदा हो नहीं सकती। ध्यान रखना। और आपके लिए एक लाइन है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अपने जीवन में कुछ ऐसा कर दिखाओ कि दुनिया आपके जैसा करना चाहे। ध्यान रखना। बाकी की आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर कर दें। जो आपके नज़दीकी दोस्त हैं उन तक जरूर शेयर कर दें, जो आपके पास तैयारी कर रहा है। और जिनको जी के याद करने में दिक्कत होती उन्हें जरूर शेयर कर दें। बाकी का आप याद नहीं कर पाओगे, ऐसे तो आप पूरे सब्जेक्ट के नोट बना लेते और फिर आपको वो बोझ लगने लगता। हकीकत कह रहा भाई मैं, आपको मेरी बात लगे कि जो कुछ भी कहते रहते तो ये बात गलत है, लेकिन नहीं कर पाओगे। ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। मैंने अधिकतर लड़कों के मुंह से सुना है कि हम सब कर लेते लेकिन हमसे जी के नहीं बनती, और बिना जीके के कभी सिलेक्शन होता नहीं है। आप एसएससी जीडी की तैयारी करो, यूपी कांस्टेबल की तैयारी करो, रेलवे की तैयारी करो, ये सिर्फ वो पर्सन है जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपने दोस्त तक शेयर कर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप लोग सपोर्ट करोगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा। और आप बाद में कहोगे कि पर्सन की संख्या बढ़ा दो भैया, हमको तो अच्छा लग रहा है, याद होने लगा, तो ध्यान रखना मैं पर्सन की संख्या भी बढ़िया बढ़ा दूंगा। बस आपको इस बात से कोई मतलब नहीं कि मैं कहाँ पढ़ा रहा, कैसे पढ़ा रहा, आपको कंटेंट सही मिल रहा, बस आपको इस बात से मतलब रखना भाई। ध्यान रखना, क्योंकि सिलेक्शन आपका होगा, पेपर देने आप जाओगे, ना कि मैं और ना कि और कोई। ध्यान रखना। इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट जरूर कर दिया करें यार कि हाँ आपने, मुझे लगे कि आपने क्लास देखी थी, आपको कुछ मुझे लगे कि हाँ मैंने कुछ पढ़ाया है। ठीक है, धन्यवाद।